ओके, चलो बच्चों, तो आज की जो वीडियो है वो मैं बना रहा हूँ स्पेशली फॉर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के हमारे जो बच्चे हैं और उनका जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ। हम लोग देखिए इसमें थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए एक चीज़ वो होता है कि अकाउंटेंसी का पेपर है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। जितना संभव हो, जितना पॉसिबल हो उतना आप प्रैक्टिकल पेपर सॉल्व करेंगे और थ्योरी वहीं अटेम्प्ट कीजिएगा जहां आपकी फंस जाती है मजबूरी, वहां आपको अटेम्प्ट करनी है थ्योरी। ठीक है, मजबूरी में ही आती है, काम में ही है। तो थ्योरी आप पर थोड़ी बहुत जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि ऐसा ना हो कि किसी यूनिट में 2 थ्योरी के क्वेश्चन आ जाएं तो फिर वहां पर आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा बहुत थ्योरी को ज़रूर करके जाएं। तो इसी में हम लोग 2018 के पेपर से स्टार्ट कर रहे हैं। 18, 19, 20 में पेपर हुआ नहीं था, कोरोना आ गया था। तो 21 और 22 हम लोग यहाँ तक के पेपर जो है वो इसके अंदर ले लेंगे। इसमें देखिए मैं आपको थ्योरी का, क्योंकि ये जो पूरा वीडियो है वो ऑन एन एवरेज आप मान लो कि 1 साल का पेपर हम लोग डिस्कस कर लेंगे 20 से 25 मिनट में। तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन वे में इन चीज़ों को पढ़ेंगे। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप जो चैप्टर के इंडिविजुअल वीडियोज हैं, ठीक है बेटा, वो भी आप जाके देख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। और इसके अलावा एक चीज़ और है, क्योंकि देखो आपको पता है कि आपका जो एग्जामिनेशन है उसमें सेक्शन ए में 2 नंबर के 10 क्वेश्चन आने हैं। तो एक तो वहाँ पर थ्योरी काम आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर अक्सर लगभग 4 या 6-7 क्वेश्चन तक जो है वो थ्योरी के पूछ लेता है ना। तो इसलिए भी थ्योरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर आपने प्रैक्टिकल अच्छे से पढ़ा है, साल भर पढ़ाई करी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस सेमेस्टर में अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है तो ये ध्यान रखिए, सेमेस्टर 2 में आपका सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स और उसमें आप गड़बड़ मत कीजिएगा। एग्जाम खत्म होते ही आपका लगभग लगभग 10 अप्रैल से इस सेट्स को पढ़ना चालू कर देना, वरना हर टाइम में आपको रिग्रेट हो जाएगा कि यार ये क्या हो गया। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं फटाफट से हम लोग। जैसे इसमें पहला है कि गिव द नेम ऑफ AS2। AS2 है यहाँ पे, तो AS2 का नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, अच्छा हो सकता है शायद वॉइस अगर आपको थोड़ा कम लग रहा है तो आप अपने ईयरफोन को यूज में ले सकते हैं। ठीक है, चलो। जनरल एंट्री फॉर द शेयर इशू एट डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ री इशू। देखो री इशू पे आप डिस्काउंट पे इशू करते हो, क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय फर्म अंडर राइटिंग? बेटा फर्म अंडर राइटिंग का मतलब दीज आर द फिक्स नंबर ऑफ शेयर विच विल बी परचेज बाय द अंडर राइटर इन ऑल द केसेस। आपने अगर ये चैप्टर पढ़ा हो, आपको ध्यान हो, फर्म अंडर राइटिंग वो शेयर होता है जो अंडर राइटर पहले ही कमिटेड होता है कि ये तो मैं खरीदूंगा ही खरीदूंगा, बाकी शेयर आप बाहर वालों को बेच दो। चलिए इसमें लिखा हुआ है इन फर्म अंडर राइटिंग अंडर राइटर will definitely get share as agreed between the company and the underwriter. Thus, in the case of the firm underwriting, liability of the underwriter will not be less than the firm underwriting. इससे कम नहीं होगी, है ना। जैसे मान के चलो आपकी कंपनी 10,000 शेयर मार्केट में इशू करने वाली है, आपने कहा यार कंपनी बढ़िया शेयर में दे रही है, तो आप अंडरराइटर है, आपने कहा सर एक काम करो 3,000 शेयर तो हमें फिक्स कर दो, ये तो हम लेंगे लेंगे, बाकी बचे हुए 7,000 आप मार्केट में बेच दो, मार्केट में आपके शेयर बिक जाएं तो ठीक है, वरना इसमें से भी हम लोग खरीद लेंगे। पर सर 3 तो हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे, है ना। तो ये जो फिक्स नंबर ऑफ शेयर होते हैं इसको बोलते हैं फर्म अंडर राइटिंग। अगला है इन विच अकाउंट एंड वाई द लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज डेबिट। तो देखिए जो लॉस होता है इनकॉर्पोरेशन से पहले का, ये गुडविल में डेबिट किया जाता है क्योंकि ये कैपिटल नेचर का लॉस होता है। ठीक है, अभी अगर आपने देखो प्री एंड पोस्ट वाला चैप्टर पढ़ा है तो ठीक है, वरना उसके वीडियो देखेंगे तो वहां मिल जाएगा। कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस क्या होता है? जब एक ही पॉलिसी में सारे इंश्योरेंस कवर हो जाते हैं। तो व्हेन अ सिंगल इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन टू कवर रिस्क ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, एसेट्स, एक्सपेंडिचर एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट, सारा इंश्योरेंस एक में होता है ना, उसको बोलते हैं कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस। शॉर्ट वर्किंग क्या होता है? ये आपका कट चुका है चैप्टर रॉयल्टी, उसमें होता था शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, जब चैप्टर कट गया तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये न्यूमेरिक क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है। फिर एक्सप्लेन द गुड्स इन ट्रांजिट। देखो गुड्स इन ट्रांजिट क्या होता है बेटा? इसका मतलब ये है कि हेड ऑफिस ने माल भेज दिया है लेकिन ब्रांच को अभी तक माल नहीं मिला है, उसको बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। तो व्हेन गुड्स सेंड टू ब्रांच बाय द एचओ और गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू एचओ डज नॉट रिसीव एट द एंड ऑफ द ईयर, उसको बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। हायर परचेज प्राइस क्या होता है? जितना पेमेंट आप देते हो कैश प्राइस और इंटरेस्ट को मिला के
तो टोटल पेमेंट किया जाता है, उसको हायर परचेज प्राइस बोलते हैं। So it is a system in which the price of the goods is to be paid in periodical installment for the purpose of the purchase. Last installment is to be paid. Each paid installment is treated as hire. हर एक जो किस्त आप देते हो वो किराया माना जाता है ना, हायर, क्योंकि इसमें आपको ओनरशिप कब मिलती है, जब आप आखिरी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, चलिए अभी एथिक्स क्या होता है बेटा। एथिक्स आर टॉट इन अकाउंटिंग कोर्स एज द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट एज वेल एज बाय द कंपनीज ट्रेनिंग अकाउंट एंड ऑडिटर। अकाउंटिंग एथिक्स में, अकाउंटिंग में जो एथिकल काम करना चाहिए अपने को, है ना, सही सही तरीके से सारी चीजें रिकॉर्ड करनी चाहिए, वो अकाउंटिंग एथिक्स है। अब देखो ये जो पहले पेपर आता था उसमें बी सेक्शन भी आता था, सी भी आता था, तो ये न्यूमेरिक है। न्यूमेरिक हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ थ्योरी थ्योरी डिस्कस, और थोड़ा लाइट शेड है, चलिए कोई बात नहीं। ये इसमें जो दूसरा क्वेश्चन आया वो है व्हाट आर द redemption preference share and state the legal provision regarding the redemption of such share। हायर परचेज होगा। चलिए वो एक क्वेश्चन जो था प्रैक्टिकल, उसका आंसर, क्योंकि ये हम लोग जो आरबीडी आती है 5 साल के पेपर आते हैं हम उससे पढ़ रहे हैं बेटा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे क्वेश्चन पर इसका आंसर नहीं दिया हुआ। तो रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं, जिनका एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद क्या हो जाता है, रिडम्पशन हो जाता है। और सेक्शन 55 कंपनी एक्ट 2013 का बोलता है रिडम्पशन के पहले शेयर्स आपके फुल्ली पेड अप हो जाने चाहिए, और रिडम्पशन के लिए आप डिबेंचर इशू नहीं कर सकते। आप नया इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, नया प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं, लेकिन आप डिबेंचर इशू नहीं कर सकते हैं, है ना। चलिए यहाँ पर तो वैसे ये क्वेश्चन नहीं मिला हमको, और इसका आंसर अगले साल फिर मिल जाएगा किसी न किसी पेपर में, तो वहाँ डिटेल में डिस्कस। ठीक है, ये आपका हायर परचेज का है। चलिए व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजरल रेम्युनरेशन, ये क्या होता है, डिस्कस द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट रिगार्डिंग द मैनेजर। देखो मैनेजरल रेम्युनरेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ फटाफट से, ये भी वो वीडियो में है वैसे। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ सारी चीजें वीडियो के अंदर है, इसलिए मैं डिटेल में आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा अभी, पर ये शॉर्ट शॉर्ट में आपको थोड़ा रिवाइज करा दूंगा। तो मैनेजरल रेम्युनरेशन जब आप देते हैं ना, तो पहला तो जो पोस्ट होती है जैसे एमडी है ना, या इवन मैनेजर है, या आपका होल टाइम डायरेक्टर है, ठीक है, इनको जब आप रेम्युनरेशन देते हो, तो अगर सिर्फ एक ही बंदा है इस पोस्ट पे, एनी वन, कोई भी एक है बस, तो ऐसे मैं ही नहीं बोल रहा हूँ एक 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 ना, तीनों में से कोई भी एक है, तो अगर सिर्फ एक ही बंदा है, या तो एमडी है, या तो मैनेजर है, या होल टाइम डायरेक्टर है, तो नेट प्रॉफिट का 5%। अगर एक से ज्यादा लोग लगे हुए हैं, जैसे मान लो एक एमडी है और एक होल टाइम डायरेक्टर है, तो मैक्सिमम नेट प्रॉफिट का कितना दे सकते हो आप, 10% रेम्युनरेशन आप दे सकते हैं। ये तो होता है। फिर एक होता है पार्ट टाइम डायरेक्टर को कितना देते हैं, तो उसमें देखना पड़ेगा कि ऊपर की जो कैटेगरी है कौन सी, एमडी है, या होल टाइम डायरेक्टर है ना, या इवन मैनेजर है, तो क्या इस कैटेगरी का कोई बंदा साथ में है, ही इज वर्किंग विद द अबव, यानी कि पार्ट टाइम डायरेक्टर के साथ इनमें से किसी का साथ है, कोई साथ में है कंपनी में, तो पार्ट टाइम डायरेक्टर को कितना मिलेगा, 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट। लेकिन ऊपर वाली कैटेगरी जिसको हम कैटेगरी 1 बोलते हैं, ऊपर वाली, इसका कोई बंदा साथ में नहीं है, कोई भी नहीं है, बेचारा पार्ट टाइम डायरेक्टर अकेले ही काम कर रहा है, तो उसको मैक्सिमम 3% जो है वो नेट प्रॉफिट का एज ए रेम्युनरेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब इसको पढ़ लेते हैं फटाफट से। द मैनेजरल पर्सन इंक्लूड होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर डायरेक्टर, मैनेजर एटसेट्रा। रेम्युनरेशन पेबल टू द मैनेजरल पर्सन इज नोन एज द मैनेजरल रेम्युनरेशन। दीज पर्सन आर नॉट एम्प्लॉय, ये कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, दे आर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर इन द जनरल मीटिंग। ये तो हो गया मैनेजरल पर्सन। अब रेम्युनरेशन के लिए आपको सेक्शन 197 के अकॉर्डिंग जो है काम करना पड़ेगा, प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। इसमें देखो द रेम्युनरेशन में ऑल्सो भी पेड इन द फॉर्म ऑफ फीस फॉर अटेंडिंग द मीटिंग। तो जो आपकी बोर्ड मीटिंग होती है उसको अटेंड करने की जो फीस होती है वो रेम्युनरेशन में नहीं आती, ध्यान रखना। तो इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन पेड बाय द वे ऑफ मंथली पे और बाय द वे ऑफ स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ द नेट। लीगल प्रोविजन क्या क्या है, मैक्सिमम रेम्युनरेशन जो है वो डायरेक्टर को कितना मिल सकता है, कुल मिला के 11%। बोले सर 11 कैसे हो रहा है, देखो भैया 11 ऐसे हो रहा है कि मैक्सिमम इधर का 10 और इधर का 1, क्योंकि अगर ये साथ में होगा तो 11 कैसे समझो आप,
अगर इस कैटेगरी का एक ही आदमी है तो 5, एक से ज्यादा है तो 10। अब पार्ट टाइम डायरेक्टर देखो ना, अगर कैटेगरी का कोई पहला बंदा इसके साथ काम कर रहा है, मान लो एक या एक से ज्यादा है, तो 10, जैसे 2 जने काम कर रहे हैं तो 10 तो इसका, फिर इसको एक ही मिलेगा तो 11 ही जा सकता है। बोले सर 3 कब जाएगा? 3 कब जाएगा? वो जब ऊपर वाली कैटेगरी में एक भी आदमी नहीं है। हाँ, डिटेल से समझना है तो पहले वाले वीडियो आप जाके देख लें, वहां मिलेगा आपको। तो 11% से ज्यादा रेम्युनेशन आपको नहीं देना पड़ सकता, ये मैक्सिमम लिमिट है। ये बोलूँ इससे ज्यादा नहीं दे सकते, इससे कम दे सकते हो, ज्यादा नहीं दे सकते। ओवरऑल 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट इफ देयर इज, देखो ओनली वन होल टाइम डायरेक्टर एमडी है तो 5%, इफ देयर इज 2 और मोर होल टाइम डायरेक्टर इंक्लूडिंग एमडी वगैरह है तो 10%। रेम्युनेशन पेड टू द पार्ट टाइम डायरेक्टर कितना होता है? इफ देयर इज नो मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर कोई भी नहीं तो 3%। इफ देयर इज एमडी और होल टाइम डायरेक्टर तो पार्ट टाइम को कितना मिलेगा? सिर्फ 1%। हाँ, ये लिमिट है। अगर बोले लॉस वगैरह हो रहा है, रेम्युनेशन पेबल बाय कंपनी हैविंग नो प्रॉफिट, यानी कि आपकी ऐसी कंपनी की आपको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, तो फिर उस केस में क्या कर सकते हैं? तो विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल विद द इफेक्टिव कैपिटल, तो कितना दे सकते हो? अगर आपकी इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ से कम है, या 5 करोड़ या नेगेटिव है 5 करोड़ से कम है, तो 30 लाख तक दे सकते हो। ये इफेक्टिव कैपिटल है बेटा ना, इफेक्टिव कैपिटल। अगर इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है लेकिन 100 करोड़ तक से कम है तो 42 लाख, 100 से ज़्यादा 250 तो 60 लाख, और 250 करोड़ के ऊपर है तो 60 लाख प्लस जितना ज़्यादा है उसका 0.01% आप दे सकते। ये मैक्सिमम लिमिट होती है उन कंपनीज के लिए जिनको लॉस हो रहे हैं। चलिए फिर ये आपका अंडर राइटिंग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया। फिर उसके बाद अगर आप आ जाएं तो ये रॉयल्टी वाला क्वेश्चन है ना, रॉयल्टी जैसे मेरे पास सिलेबस कट गया तो करने की जरूरत। ये इंश्योरेंस क्लेम का क्वेश्चन आ गया, ये डिपार्टमेंटल का आ गया। फिर ये देखो ब्रांच का क्वेश्चन, स्टॉक एंड डेटर मेथड का मैंने एक वीडियो डाल रखा है, उसमें पूरा समझा रखा है बेटा, एक एक एंट्री समझा रखी है। एक्सप्लेन द मेन अकाउंट टू बी प्रिपेयर्ड इन द स्टॉक एंड डेटर मेथड, ठीक है। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में क्या क्या आता है, ये एक एक एंट्री समझा रखी है, वो आधे घंटे का इंडिविजुअल वीडियो है। हाँ, मैं वो सारे वीडियोस भी आपके लिए खोल देता हूँ तो आप आराम से देख लीजिएगा उनको। ये भी प्रैक्टिकल, क्या हमें सिर्फ थ्योरी डिस्कस करना है। चलो जी, तो ये 2018 का पेपर जो है वो आपका ऑलमोस्ट पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ। एक आधा क्वेश्चन जो है थ्योरी का। देखिए सबसे बढ़िया यही है, जो वीडियोस मैंने डाल रखे हैं वो आप चाहें तो चैनल पे देख लीजिएगा, उनसे आपका बहुत सारा काम चल जाएगा, ठीक है। हाँ जी, ये आपका डिविडेंड का प्रोसीजर होता है, पूरा डिविडेंड कैसे वगैरह दिया जाता है, उसकी एंट्री होती है बेटा। डिविडेंड का चलो मैं आपको प्रोसीजर, वैसे इसका ही वीडियो है पर आप भी बोलोगे सर बार बार सारे वीडियो हम कहाँ से देखेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ फटाफट से कैसे होता है। डिविडेंड का प्रोसीजर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे आपका ईयर होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का। अब रूल ये कहता है कि 31 मार्च के 6 महीने के अंदर अंदर, 6 महीने कब खत्म होंगे? 30 सितंबर। इसके अंदर अंदर यानी कि 31 मार्च से 30 सितंबर के बीच में आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक मीटिंग करनी पड़ेगी शेयर होल्डर के साथ, तो हम लोग बोलते हैं एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो कंपनी को करनी पड़ती है। मान लो इसके दौरान एक तारीख आई 11 अगस्त, 11 अगस्त को आपने शेयर होल्डर के साथ एजीएम करी। एजीएम में बेटा डायरेक्टर जो हैं वो प्रपोज करते हैं, किसको प्रपोज करते हैं? अबे शेयर होल्डर को प्रपोज करते हैं क्या? हाँ जी, तो डायरेक्टर प्रपोज करेंगे किसको? शेयर होल्डर को, कि सर हम आपको इतना डिविडेंड देना चाहते हैं। आप देखो नॉर्मली क्योंकि देखा जाए तो कंपनी के जो प्रमोटर होते हैं उनके पास 50% से ज़्यादा का शेयर वैसे भी होता है ना। तो डायरेक्टर जो है वो शेयर होल्डर को इस चीज़ का प्रपोजल देते हैं कि सर हम आपको इतना डिविडेंड देना चाहते हैं। नॉर्मली शेयर होल्डर हाँ कर देते हैं, लेकिन मान लो प्रमोटर के पास हिस्सा कम है और बचे हुए जो लोग हैं वो मना कर देते हैं कि नहीं सर ये जो आप डिविडेंड दे रहे हो हमें ये डिविडेंड मंजूर नहीं है। तो फिर आप समझिए उस केस में क्या होगा बेटा? उस केस में ये होगा कि आपका ये जो डिविडेंड का जो प्रपोजल है वो कैंसिल हो जाएगा। पर जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो डायरेक्टर ने डिविडेंड प्रपोज किया शेयर होल्डर को, उसके बाद डायरेक्टर क्या करते हैं? एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलते हैं बेटा, है ना।
आपने प्रपोजल कर दिया ना, आपने शेयर होल्डर को प्रपोज किया डिविडेंड के लिए, वो खुश हुआ है ना कि दे दो सर दे दो, तो डायरेक्टर ने कहा ठीक है भैया, हम एक अलग से बैंक अकाउंट खोलते हैं और उसमें वो सारी धनराशि जमा कर देते हैं भाई, जिसका आपको डिविडेंड देना है, तो पैसा बैंक में जमा है। और डायरेक्टर जो है वो अपने शेयर होल्डर को देते हैं, क्या देते हैं, चेक देते हैं बेटा डिविडेंड का, जिसे कहा जाता है डिविडेंड वारंट। क्या कहते हैं, डिविडेंड वारंट बोलते हैं। 3 महीने के वैलिडिटी के साथ ये डिविडेंड वारंट होता है, यानी कि चेक होता है। शेयर होल्डर इसको इनकैश कराएंगे, और वो कौन से बैंक अकाउंट से, यहाँ से इनकैश। मान लो यहाँ पर 10 लाख रुपए उन्होंने डाले और 10 लाख के चेक दिए थे, लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड इन्होंने, डायरेक्टर ने चेक कराया कि देखो भैया 10 लाख पूरे खाली हो जाने चाहिए बैंक अकाउंट से, लेकिन पता चला कि सर उस खाते में 30,000 का बैलेंस है। बोले सर ऐसा कैसे हो सकता है, देखो बेटा ऐसा होता है, एक बार क्या होता है, बहुत सारे शेयर होल्डर जिनको आपने 5-5, 10-10 रुपए के चेक दिए, अब वो कुल मिला के तो 30,000 है पैसा, पर इंडिविजुअल किसी का 50-100 से ज्यादा आ नहीं रहा, तो वो शेयर होल्डर बोलते हैं बैंक में जाऊंगा 10 रुपए का चेक लगाने, पेट्रोल लग जाएगा मेरा 20 रुपए का, तो शेयर होल्डर वो चेक को फाड़ के फेंक देता है। तो आपने तो चेक दिया और उस चेक का पेमेंट ही नहीं हुआ। तो ये जो डिविडेंड है, जो आपने डिविडेंड वारंट इशू तो किया, बट इट इज नॉट इन कैश बाय द शेयर होल्डर, इसको हम लोग बोलते हैं अनक्लेम डिविडेंड। क्या बोलते हैं, अनक्लेम डिविडेंड। तो ये जो अनक्लेम डिविडेंड होता है, ये अनक्लेम डिविडेंड, ठीक है, ये कहलाता है तीसरा। इसके लिए फिर अपन 2 एंट्री करते हैं, एक से एसेट्स बनाते हैं, एक से लायबिलिटीज बनाते हैं। ये सारा काम डिविडेंड प्रोसेस का है। आपको जो एंट्रीज दी हुई ना वो यही दी हुई है। सबसे पहले तो ये है, जब डायरेक्टर डिविडेंड प्रपोज करते हैं तो एंट्री होती है सरप्लस अकाउंट डेबिट टू प्रपोज डिविडेंड टू प्रपोज इक्विटी, क्योंकि अभी आप प्रपोज कर रहे हो, कंफर्म नहीं हुआ, तो सरप्लस का मतलब है P&L, तो P&L अकाउंट डेबिट टू प्रपोज प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, प्रपोज इक्विटी शेयर डिविडेंड। अब एक होता है प्रपोज, पहले क्या होता था डिविडेंड पे टैक्स भी कंपनी को देना पड़ता था, इसलिए कंपनी टैक्स का अमाउंट भी देती थी यहाँ पे, पर आज की तारीख में ये टैक्स शेयर होल्डर को देना पड़ता है, इसलिए वर्तमान में जो एंट्री है वो है सरप्लस अकाउंट डेबिट टू प्रपोज प्रेफरेंस शेयर टू प्रपोज इक्विटी शेयर डिविडेंड। फिर आप प्रपोज करते हो, आपका प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो ये प्रपोज वर्ड हट जाएगा, तो एंट्री प्रपोज प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, प्रपोज इक्विटी शेयर डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड और टू इक्विटी शेयर डिविडेंड। एक एंट्री होनी चाहिए यहाँ तक की, उन्होंने बहुत सारी एंट्री मिला दी, यहाँ तक है, ठीक है। फिर क्या होता है बेटा, आप है ना जो डिविडेंड है वो एक बैंक अकाउंट में जमा करा देते हो, एंट्री होगी ये डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक। डिविडेंड टैक्स मत लेना अब आज की तारीख में आप, क्योंकि अब मैंने बोला ना शेयर होल्डर देते हैं, तो आप क्या करोगे, सिर्फ डिविडेंड बैंक टू बैंक, यानी कि आपने एक अलग से अकाउंट खोला, उसका नाम आपने डिविडेंड बैंक रखा, और फिर यहाँ से पेमेंट हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इक्विटी शेयर डिविडेंड टू डिविडेंड, ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर होता है। वैसे देखो ये जो चैप्टर है डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट वाला, ये वैसे बहुत कम लेस पूछा जाता है, चांसेस बहुत कम है, सिलेबस में भी वैसे तो नहीं है मेरे हिसाब से, पर ठीक है कोई बात नहीं है। तो चलिए अगले साल का पेपर लेते हैं फटाफट से। AS 12 और 13 का नाम पूछा है। 12 है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, 13 है फॉर इन्वेस्टमेंट। चलिए फिर अगला है डीमेट अकाउंट। क्या होता है, डीमेट अकाउंट वो होता है जिसमें हम लोग स्टॉक मार्केट का काम करते हैं, वो डीमेट अकाउंट होता है। तो डीमेट अकाउंट डिजिट इज कोटेड फॉर ऑल ट्रांजेक्शन टू इनेबल द इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट ऑफ ट्रेड टू टेक प्लेस। एवरी शेयर होल्डर विल हैव अ डीमेट अकाउंट फॉर द पर्पज ऑफ शेयर ट्रेडिंग। तो शेयर्स में काम करना है तो डीमेट अकाउंट होने को मांगता है। अगला है व्हाट इज मीन बाय नेट एसेट्स। बेटा ये प्री और पोस्ट पीरियड का है। नेट एसेट निकालने का तरीका, एसेट्स एट रीवैल्यूड प्राइस माइनस आउटसाइड लायबिलिटी एट द रीवैल्यूड प्राइस, तो बोलते हैं नेट एसेट। कंटीन्यूड लायबिलिटी क्या होती है, जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो कंटीन्यूड लायबिलिटी आर द लायबिलिटी व्हिच दैट मे बी इनकर्ड by entity depending on the outcome of the uncertain future event such as outcome of the pending lawsuit। मतलब मान लो आपके अगेंस्ट में कोई केस चल रहा है, अब वो जो केस चल रहा है आप हार जाओगे तो पैसे देने पड़ेंगे, नहीं हारोगे तो नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। मिनिमम रेंट क्या होता है, ये रॉयल्टी चैप्टर का था इसलिए हट गया। एवरेज क्लॉज क्या होता है, बेटा ये इंश्योरेंस क्लेम में चलता है जब आपको पॉलिसी तो ज़्यादा की करानी चाहिए थी लेकिन आपने पॉलिसी कम की करा रखी है ना, मतलब पॉलिसी टू बी टेकन ज़्यादा है और आपने एक्चुअल पॉलिसी कम की करा रखी है, तो उसके लिए होता है। तो एवरेज क्लॉज का मतलब ये होता है, मान लो आपको पॉलिसी करानी चाहिए 50,000 की लेकिन आपने करा रखी है सिर्फ 40,000 की, तो कम करा रखी है पॉलिसी, तब लगता है। तो फॉर्मूला होता है आपके पास, यहाँ लग जाएगा वैल्यू ऑफ पॉलिसी 40,000
डिवाइड बाय पॉलिसी टू बी टेकन, कितनी लेनी चाहिए थी 50,000, मल्टीप्लाई बाय जो भी आपका एक्चुअल लॉस होगा, वो 20,000 हो, 30,000 हो, 80,000 हो, कुछ भी हो, ठीक है। ये होता है एवरेज क्लॉज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ये एग्जाम में, ध्यान रखना। आएगा मतलब आ सकता है, ऐसा तो मेरे को सर्टन तो क्या ही पता। चलिए फिर स्टॉक रिजर्व क्या होता है बेटा, ये ब्रांच और डिपार्टमेंट दोनों में काम में आता है। जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर करता है, किस पे, सेलिंग प्राइस पे, तो हमें क्लोजिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट इंक्लूड है वो बाहर निकालना पड़ता है, तो हम बोलते हैं स्टॉक रिजर्व। So it is the profit which not realized by the organization as a whole, but when one department transfer goods to other department at invoice price. चलिए इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, जो दो ब्रांच आपस में करती हैं, जैसे गुड्स वगैरह ट्रांसफर करती हैं या कोई पैसों का लेन देन करती हैं, हेड ऑफिस के कहने पे होता है पर ये। When one branch of organization is involved in a transaction with another branch of the same organization branch, engage in the transaction with one another, debit and credit each other as they would if there is no corporate relation between them, called inter branch transaction. यानी कि दो ब्रांच के बीच में हेड ऑफिस की परमिशन से होने वाले ट्रांजेक्शन को हम बोलेंगे इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन, ठीक है। चलिए हायर परचेज प्राइस क्या होता है, हमने पहले ही पढ़ा था, जितना आप पेमेंट करते जाते हैं किस्तों में वो हायर परचेज प्राइस होता है। द टोटल प्राइस टू बी पेड बाय द बायर in determining the adding down payment plus alters. Accounting ethics क्या होती है, यही पहले आया था। These are the primarily a field of applied ethics and is the part of business ethics and human ethics, the study of the moral value and the judgment as they apply to the accountant. चलिए फिर बात आती है अब वो बी वाले में, देखो अब यहाँ पर वो वाला क्वेश्चन दोबारा आ गया जो उधर था ना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिडम्बल प्रेफरेंस शेयर, है ना, और इसके प्रोविजन, तो वहां में स्प्लिट हो गया था। देखो भैया छोटा सा है, हाँ ये हमारे एक होनहार बच्चे ने मेरे को पीडीएफ बना के दिया था, उसने सही तरीके से नहीं किया। मैं कोशिश करूंगा अगली बार से आपको बढ़िया सा जेरोक्स मिल जाए इसका, बल्कि प्रिंटेड नोट्स मिल जाए। द इशू एंड द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज गवर्न बाय द सेक्शन 55 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 55 रिलेटेड टू द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आर एज फॉलो। प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम्ड ओनली व्हेन दे आर फुली पेड अप। इन केस ऑफ कंपनी has partly paid up preference share, it must see that they are made fully paid up before they are redeemed. यानी कि रिडम्पशन करने के पहले उनका फुली पेड अप होना जरूरी है। प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन आप कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड हैं। रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट आप कर सकते हैं, यानी कि प्रॉफिट में से कर सकते हैं, या फिर नए शेयर इशू करके कर सकते हैं, या दोनों हाइब्रिड, दोनों का टोटल, कुछ प्रॉफिट में से कुछ नए इशू में से, या फिर कन्वर्जन करके, मतलब उनको आप जैसे प्रेफरेंस शेयर को पे ऑफ करना है तो उनको आप नए शेयर दे दो, इक्विटी शेयर है, नया प्रेफरेंस शेयर दे दो और पुराना प्रेफरेंस शेयर ले लो, है ना, ऐसे आप कर सकते हैं। चलो जी आगे, आगे फिर ये आपका न्यूमेरिक क्वेश्चन आ गया। देखिए फिर आपका है ये बोनस शेयर का क्वेश्चन है, ये भी अच्छा है। व्हाट इज मीन बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, लाभों का पूंजीकरण, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। व्हाट अकाउंटिंग एंट्री आर पास फॉर बोनस, डिस्कस द गाइडलाइन। तो देखो बोनस की ये एंट्री है आपके लिए। देखो डिविडेंड देना भी क्या एक तरह का डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट ही होता है बेटा, भाई प्रॉफिट को आप डिस्पोज कर रहे हो ना शेयर होल्डर में, तो या तो आप एज ए डिविडेंड उनको दे देते हो, या फिर आप चाहो तो उन शेयर होल्डर को आप बोनस भी दे सकते हो, है ना, वो भी एक तरह का क्या होता है, वो भी एक तरह का डिविडेंड ही माना जाएगा आपका, ठीक है। चलिए तो पहली एंट्री तो भाई जो हमने पहले देखी थी, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू प्रपोज प्रेफरेंस शेयर और टू इक्विटी शेयर। अभी ये डिविडेंड टैक्स मत लिखना है ना, बंद हो गया, ये तो जब आप शेयर होल्डर को प्रपोज करते हो। ये पहले एक्चुअल में 31 मार्च को होता था, लेकिन आजकल ये वाला काम भी एजीएम की मीटिंग में होता है, ध्यान रखिए। फिर वो डायरेक्टर उसको एक्सेप्ट करेंगे तो प्रपोजर हट जाएगा, डिविडेंड लगेगा। फिर ये हम ऑलरेडी एंट्री डिस्कस कर चुके हैं। चलिए बोनस शेयर की बात करें तो बोनस शेयर वो होते हैं जो इक्विटी शेयर को फ्री में दिए जाते हैं। कहाँ कहाँ से आप बोनस शेयर दे सकते हो, पीएनएल में से दे सकते हो, जनरल रिजर्व या दूसरे रेवेन्यू रिजर्व में से दे सकते हो, कैपिटल रिजर्व या प्रॉफिट में से, सिक्योरिटी प्रीमियम में से, और सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में दे सकते हो। और बोनस शेयर ध्यान रखिएगा एट पार भी दिए जा सकते हैं और एट प्रीमियम भी दिए जा सकते हैं। बाय इशूइंग बोनस शेयर दो द लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी इज नॉट अफेक्टेड। भाई लिक्विडिटी इसलिए अफेक्टेड नहीं हो रही क्योंकि पैसा तो आप दे ही नहीं रहे हो ना, आप तो क्या कर रहे हो, फोकट में शेयर दे रहे हो। बट द मार्केट वैल्यू इज क्लियरली इफेक्टेड, हाँ क्योंकि जैसे आप नंबर ऑफ शेयर इशू कर देते हैं ना फोकट में, तो भाव गिर जाता है।
द नंबर ऑफ शेयर एंड द शेयर कैपिटल विदाउट जनरली नो इंक्रीज इन द प्रॉफिट। देखो कैसा होता है मैं आपको बताऊँ। मान लो आपके पास रिलायंस है, रिलायंस के शेयर है भाई आपके पास, 2000 रुपये का एक शेयर था और आपके 10 शेयर थे, तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी? 1000। एक शेयर 2000 का है, 10 शेयर है। कंपनी ने कहा हम बोनस दे रहे हैं 1:1, बहुत बढ़िया, आपके पास फोकट में 10 शेयर और आ जाएंगे, है ना। यानी कि शेयर कितने हो जाएंगे? 20 शेयर हो जाएंगे। राजा बाबू जैसे 20 शेयर हो जाएंगे ना, रिलायंस का मार्केट प्राइस अपने आप 1000 हो जाएगा अगले दिन। तो बोनस शेयर तो हो गए 20 और मार्केट प्राइस 1000 रह गया, धोखा हो गया हमारे साथ, तो कोई बात नहीं। तो आप देखो इन्वेस्टमेंट तो पहले भी कितने का था? 20 का, अभी भी कितने का है? 20 का ही रहेगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, शेयर होल्डर को प्रैक्टिकली कोई फायदा नहीं होता। चलो आगे इसमें है सेबी की कुछ गाइडलाइन है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, रट्टे मारने पड़ेंगे आपको इसके, कुछ नहीं। आर्टिकल से पावर होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये एंट्री है। आप चाहें तो इन दोनों को मिला के एक कर देना, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर और बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एक होती है तो चार्ज करने, इस भी रिजर्व से आपने लिया है, दैट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू। अगले पेज में मिलेगी बोनस टू शेयर होल्डर टू कैपिटल। तीन देखिए नालायक। वैसे मैं आपको बता दूं बोनस शेयर की एंट्री बहुत सिंपल सी मैं बताता हूँ आपको। तो बेटा बोनस शेयर ना दो तरीके से दिया जा सकता है। एक तो ये कि आपका शेयर फुली पेड अप है, आपने सीधा शेयर होल्डर को बोनस दिया। एक एंट्री तो वो जो आप करके आए, इस सरप्लस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, और फिर ये शेयर देंगे तो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एक तरीका तो ये होता है। एक तरीका ये होता है कि आपके जो पार्टली पेड अप शेयर हैं, वो पार्टली पेड अप शेयर को आप कन्वर्ट करेंगे, किस कन्वर्ट करेंगे भाई? फुल्ली पेड अप शेयर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे आपका शेयर था 10 रुपये का है वैसे तो इशू प्राइस, है ना, लेकिन अभी तक आपने 6 रुपये ही मांग रखे, तो कॉल्ड अप कितना है? 6 रुपये। कि देखा जाए तो शेयर होल्डर को 4 रुपये और देना चाहिए ना। तो आप बोलते हो कि बेटा तेरे 4 रुपये माफ हैं, हम ये मान लेते हैं कि तेने पूरे 10 रुपये दे दिए हैं। तो अब क्या होगा? 4 रुपये का फाइनल कॉल आपने छोड़ दिया, तो एंट्री होगी पहली तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये एंट्री होगी। दूसरा, वैसे तो पैसा मिलता है तो बैंक टू फाइनल कॉल बोलते हो आप, है ना, पर यहाँ बैंक नहीं मिलेगा, आपने तो क्या दिया है? बोनस दिया है ना। तो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, है ना। और लास्ट चार्ज करने की एंट्री ये वाली, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। एक चीज का ध्यान रखना, एक रिजर्व होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, CRR। CRR यहाँ तो काम में आ सकता है, लेकिन इधर CRR काम में नहीं आता है। CRR के लिए बोला जाता है कि CRR आप कब काम में ले सकते हैं? ओनली टू इशू फुली पेड अप, तब आप CRR काम में ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे बोनस शेयर की, ठीक है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व फुली पेड अप में यूज होता है खाली, है ना। अब बढ़ते हैं आगे, और ये आपका प्रैक्टिकली बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। एक मिनट, रिकॉर्डिंग चालू है? यस स्टार्ट। तो मैं बोल रहा था कि वो जो क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के लिए, इसको ज़रूर ज़रूर करके जाएं। साथ में एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो बच्चे प्रैक्टिकल करना चाहते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट ले लेना। लगभग 60 से 80 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बेटा, उसमें से बहुत सारा मेजोरिटी ऑफ पेपर आपको मिल जाएगा। ये फिर एक्सप्लेन द शॉर्ट वर्किंग, ये काम का नहीं है, ये रॉयल्टी चैप्टर में चलता था। उसके बाद ये आपका कॉन्सिक्वेंटल इंश्योरेंस है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। फिर आपका है देखिए डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएनएल से क्वेश्चन पूछा गया है थ्योरी का, फिर कौन कौन से खर्चे कैसे कैसे डिवाइड होते हैं। तो वाइल प्रिपेयरिंग डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट द अपॉर्शनमेंट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस इज नेसेसरी, डिस्कस सच एक्सपेंस। पे कौन कौन सा खर्चा कैसे बांटते हैं? तो एक तो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं तो सीधा डिपार्टमेंट जाते हैं। एक होता है आपका अलोकेशन ऑफ एक्सपेंस, जो कुछ खर्चे जो होते हैं वो टर्नओवर रेशो यानी कि सेल्स रेशो पे बढ़ते हैं, है ना। अब कौन कौन से खर्चे होते हैं? जैसे
कमीशन ऑन सेल्स है, कैश डिस्काउंट अलाउड है, बैड डेप्ट, सैलरी कमीशन और कैरेज आउटवर्ड, ये सारे खर्चे जो हैं वो सेलिंग एक्सपेंस पे डिवाइड होते हैं। कुछ परचेज पे डिवाइड होते हैं, जैसे कैरेज इनवर्ड है, कमीशन ऑन परचेज है, डिस्काउंट रिसीव है, अलग अलग बेस पे, कुछ एरिया के बेस पे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड, बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस पे होते हैं, है ना। और कुछ अलग जैसे लाइटिंग है तो लाइट पॉइंट पे होता है, पावर एक्सपेंस जो होता है वो कितना आपका पावर का कनेक्शन है, डेप्रिसिएशन वैल्यू पे होता है, इंश्योरेंस भी वैल्यू पे होता है, लेबर वेलफेयर एक्सपेंस नंबर ऑफ लेबर पे होता है, ठीक है। तो ये सारे खर्चे, अच्छा कुछ खर्चे ऐसे जो अलोकेट नहीं हो पाते, जिनको आप डिवाइड नहीं कर सकते, उन्हें जनरल P&L अकाउंट में डाल दिया जाता है। चलिए फिर एक आपका है, ये इसको जरूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा, अकाउंटिंग एथिक्स का है बेटा, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग एथिक्स एंड इसकी इंपॉर्टेंस लिमिटेड। तो एथिक्स क्या है? सो अकाउंटिंग एथिक्स इज प्राइमरली इज द फील्ड ऑफ अप्लाइड एथिक्स and is the part of the business ethics and human ethics, the study of the moral value and the judgment as they apply to accountancy. It is an example of the professional ethics। भाई सारा काम आप सही तरीके से करें प्रोफेशनली, जैसे कोई सीए है ना, अकाउंटिंग का वर्क कर रहे हैं, तो प्रॉपर डिस्क्लोजर होनी चाहिए, सारी चीज़ साफ साफ दिखानी चाहिए, है ना, कोई चीज़ छुपानी नहीं चाहिए, किसी को धोखा देने के उद्देश्य से ऑब्जेक्ट से कोई काम नहीं करना चाहिए, जो जो गाइडलाइन आपके ऊपर लगती हैं, जो जो लॉ है, वो सारे लॉ का कंप्लायंस होना चाहिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं। तो अकाउंटिंग एथिक्स इट इज़ अ बॉडी ऑफ गुड प्रैक्टिस दैट इज बेस्ड ऑन द गुड coincidence with the accounting professional bodies, promote professional bodies like ACCA require that you complete an online accounting ethics module in order to qualify it as a chartered accountant in addition to meeting the order requirement। ऐसे आप CA कोर्स करते हैं, वहाँ भी एक चलता है प्रोफेशनल एथिक्स के नाम से होता है, कोड ऑफ एथिक्स, वो पूरा पढ़ना पड़ता है। इंपॉर्टेंस, और फिर ये तो आप सारा लिख लोगे भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट है ना, क्या क्या इसके लिमिटेशंस हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा इतना पढ़ाने लायक है नहीं। फिर एक आपका है, ये रिडम्पशन में ऑलरेडी पढ़ के हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस कैसे कैसे होता है, ये भी वीडियोस हैं बेटा, वो आप देख लीजिएगा चाहें तो। बाकी तो रॉयल्टी वगैरह का है। चलिए तो ये हमारा कंप्लीट हुआ 2019 तक के पेपर जो हैं ये हमने किए हैं कंप्लीट, ठीक है। चलिए तो आज की वीडियो यहीं तक है, फिर आगे हम आगे, हाँ आगे आगे देखेंगे। चलिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए, अभी और वीडियो आनी है आपकी।